अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर लारी विजाज। अब नेक्स्ट हम जो है हमने जो टॉपिक लास्ट टाइम स्टडी किया था दैट इज फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब उससे ही नेक्स्ट हमारा जो है वो सब टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। जब भी हम बायो स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट बेसिकली वो ये क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं कि मैम हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है या हमारा मैथ्स से क्या लेना है, क्योंकि 9th-10th में आप साथ मैथ्स भी पढ़ते हो। तो सबसे बड़ा उनका क्वेश्चन होता है कि जब हमने बायो पढ़नी है, हमने मेडिकल में जाना है, तो फिर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जितनी भी साइंसेज होती हैं, बेसिक साइंस, ये साथ आपस में इंटरलिंक्ड होती है। आप कभी भी जो है वो ये नहीं कह सकते कि आपने अगर बायो पढ़नी है तो आपका बिल्कुल फिजिक्स से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा या आपका केमिस्ट्री से। ये सारी साइंसेस किसी न किसी पॉइंट पे आपको इनकी हेल्प चाहिए होगी। इसी को डिस्कस करेंगे आज कि कैसे बायो जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ लिंक्ड है। इसलिए क्यों जरूरी है कि आप बायो के साथ आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, आप बेसिक मैथ्स भी पढ़ते हो, इवन स्टैट्स जो ग्राफ्स वगैरह उनकी भी स्टडी करते हो। तो सबसे पहले हमारे पास है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में कहते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। क्या आप बायो को स्टडी कर रहे हो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में आपको पता है बेसिक चीजें क्या पढ़ते हो, फोर्स से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो। ठीक है, कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी या किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, या बॉडी अपना इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करेगी। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये किसके, फिजिक्स के हैं, लेकिन हमने इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई करना है। लेकिन हम तब तक अप्लाई नहीं करेंगे जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगा फिजिक्स का। जिसमें जैसे आप लिवर या पुली का प्रिंसिपल पढ़ते हो, लिवर में आप पढ़ते हो कि फल्क्रम होता है जो पिवट पॉइंट होता है सेंटर में। ठीक है, वहां पे जैसे आपने सी सॉ देखा हुआ है कि वो तब इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है जब दोनों साइड्स पे इक्वल वेट जो है वो कैरी किया होता है, तो तब वो जो है वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स फिजिक्स के। अब इसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसे अप्लाई करते हो कि आप मूवमेंट ऑफ मसल्स और बोन्स देखते हो, क्या आपकी बोन्स किस मूवमेंट उसी बेसिस पे मूव करती है, उसी प्रिंसिपल पे मूव करती है जिसपे आपका लिवर मूव करता है। ठीक है, तो अगर आपने मूवमेंट चेक करनी है बोन्स की या मसल्स कैसे मूव कर रही है, आपकी बोन्स कैसे मूव कर रही है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रही है, लोकोमोशन का स्टडी करना है, तो इसके लिए आपके पास फिजिक्स का बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपका लिंक आ जाएगा बायो का केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, आप बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिस्ट्री को डील कर रहे हो। किस तरह से, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर हर टाइम मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, हर सेल के अंदर हर टाइम रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपको केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती कि रिएक्शंस कैसे होती है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तब क्या होगा। तो ये सारे वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और अगर हमें केमिकल रिएक्शंस का पता होगा तो तब हम जो जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, लाइक आगे हमने देखना है जाके जब डिटेल में स्टडी करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो रेस्पिरेशन कैसे हो रही होती है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा है, सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जिसमें मल्टीपल रिएक्शंस हो रही होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। तो उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हमें फिजिक्स केमिस्ट्री को स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैट्स में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम कोई भी डाटा जो है कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद, उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड ग्राफ। आप डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में कोई डाटा ऑर्गेनाइज करते हो या आप ग्राफ्स वगैरह बनाते हो, तो उसके लिए आपके पास स्टैट्स का नॉलेज होना जरूरी है। स्टैट्स में आप ये सारी चीजें पढ़ते हो ना, पाई चार्ट वगैरह बनाना, ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम वगैरह बनाना, ये सारी चीजें जो है ये आप स्टैट्स में पढ़ते हो। जब तक आपको ग्राफ बनाने नहीं आएंगे, अगर आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, और उस फॉर्म में आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया, अब उस डिफरेंट स्टूडेंट्स का आपको कहा गया कि ये जितना आपने डाटा कलेक्ट किया इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो आपको ग्राफ तब बनाना आएगा जब आपको बेसिक नॉलेज होगा स्टैट्स का। तो ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, आप उसको डाटा को कलेक्ट करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड ग्राफ, डिफरेंट फॉर्म में आप उसको एनालाइज कर सकते हो। तो वो जो है वो आपकी आ जाती है। आप क्यों, लेकिन आप स्टडीज बायोलॉजी कर रहे हो, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कर रहे हो, लेकिन आप प्रिंसिपल या नॉलेज किसका यूज कर रहे हो, स्टैट्स की, विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स आप ये सब चीजें कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बेसिकली सब फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिव्स।
जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो आपकी बेसिक नॉलेज है। इसमें बेसिकली हम करते क्या है, कंप्यूटेशनल वर्ड कंप्यूटर से निकला हुआ है। आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आप कंप्यूटर स्किल्स को यूज करते हो अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। आज की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हम जो ह्यूमन जीनोम को स्टडी करते हैं, हम ह्यूमन के डीएनए को स्टडी करते हैं। आपको पता है डीएनए के ऊपर 1000 ऑफ जीन्स है, ठीक है। अब लेकिन इस टाइम पे हमें पता है कि कौन सी जीन जो है उसकी लोकेशन क्या है, कौन सी जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो वो जो सारा हमने एक मैप क्रिएट किया हुआ है वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर क्रिएट किया हुआ है, उसमें हमने डाटा स्टोर किया हुआ है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इन चीजों को जब स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो हम उसको फिर नेम क्या दे देते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी जो है वो किसी को बोलते हैं, जियो वर्ड जो है वो अर्थ के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे अर्थ के ऊपर देखते हैं कि कौन सी रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हुए एनिमल एंड प्लांट्स। आपको पता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज में चले जाओ, इवन पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में चले जाओ, तो हर जगह आपको सेम टाइप के ना तो प्लांट्स मिलेंगे ना ही सेम टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जीरो फाइटिंग या बहुत हार्श जो है वो कंडीशन सरवाइव कर जाते हैं, जैसे डेजर्ट्स में मिलेंगे। लेकिन सारे प्लांट्स आपको डेजर्ट में नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग नहीं होता। कुछ प्लांट्स जो है वो आपको ठंडे इलाकों में मिलेंगे, ठीक है, मरी वाली साइड पे, ये इस तरह के माउंटेन एरिया जो है वहां पे जो मिलेंगे वो आपको डेजर्ट वाले एरिया में नहीं मिलेंगे। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हुई हुई है या दूसरे इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो हम बेसिकली इन्वायरमेंट को देख रहे होते हैं कि कौन सी रीजन में किस टाइप के एनिमल्स होते हैं और किस टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एनिमल प्लांट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और डिफरेंट फैक्टर्स, इसको हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारे लास्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम कहते हैं किसी भी चीज में हमने जब प्रॉफिट देखना हो या लॉस देखना हो कि इकोनॉमिकली ये चीज जो है हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, ठीक है, या इससे हमें कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें भी हम बायो से कैसे रिलेट करते हैं कि बायो में हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स में भी है। अब उसमें डिफरेंट हम फॉर एग्जाम्पल आप क्रॉप्स ले लो, डिफरेंट क्रॉप में प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जब आप प्लांट्स को स्टडी करोगे, आपके पास डिफरेंट प्लांट्स का नॉलेज होगा, तो आपको अब पता है कि जो वीट है उसकी प्रोडक्शन अगर आप ज्यादा कर दोगे, अगर आपको वीट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि इसको टेम्परेचर इस तरह का चाहिए, इसको सॉइल इस तरह का चाहिए, जब आपके पास ये सारी नॉलेज होगी तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा सकोगे, ठीक है। या आप जीन्स उसकी चेंज करके उसकी जो है वो उसके फूड जो है वो ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो वीट की प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो क्या होगा, जब आपके पास एक्स्ट्रा वीट होगी तो आप दूसरी कंट्रीज को क्या कर सकोगे, एक्सपोर्ट कर सकोगे, ठीक है। जब जितना वीट आप दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करोगे उतनी आपकी कंट्री को इकोनॉमिकली इससे क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे आप अपने फायदे या नुकसान के लिए, आपको नुकसान कैसे हो सकता है या उनको आप अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो है हमने डिफरेंट फील्ड्स पढ़ी है बायोलॉजी की कि उनकी दूसरी साइड के साथ फील्ड क्या है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। ये भी बहुत टॉपिक है और स्टूडेंट्स जब बायो चूज करते हैं तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये होता है कि मैम बायो में डॉक्टर के अलावा हम कुछ भी नहीं बन सकते। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक डॉक्टर ही आखिरी है, ठीक है। फर्स्ट फील्ड हमारी वही है कि बायो जो है उसमें आपके एमबीबीएस आ जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, आप डॉक्टर बनते हो। लेकिन बायो एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे कैरियर्स हैं, ठीक है। अब ये है कि हमारे पास उसका नॉलेज नहीं होता। अब बेसिकली हम मेजर ये जरूरी नहीं कि यही वो सारे फील्ड हैं जो सब यही कैरियर्स है बायो में, और भी बहुत सारे कैरियर्स है। हम जनरल कैरियर्स की सब बात करेंगे जो बायो के साथ लिंक्ड है। नंबर 1 मेडिसिन सर्जरी, वही जो आप डॉक्टर जिसको बोलते हो, ठीक है। एमबीबीएस, एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी स्टैंड्स फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस में क्या होता है कि आप डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करते हो। डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज करने के बाद उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, कोई अगर आपका खुदा न खास्ता आपका किडनी फेलियर है, किडनी फेल हो गया तो उसको किडनी को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपका हार्ट का वॉल कोई जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो उसको करेक्ट किया जाएगा। कोई ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो गया तो उसको ओपन किया जाएगा।
स्टंट्स डाले जाते हैं। तो ये क्या किया जाता है, पहले डिजीजेस को डायग्नोज किया जाता है, डायग्नोज के बाद उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो ये हमारे इस फील्ड में हमारे पास आ जाती है मेडिसिन एंड सर्जरी में। नेक्स्ट है हमारे पास फिशरीज। फिशरीज में ये बहुत बड़ी फील्ड है। बायो में अगर आप जब फिशेस को स्टडी करते हो, डिफरेंट टाइप के फिशेस, फिर आप अपने फिश फॉर्म बनाते हो, ठीक है। आपको अब फिश फॉर्म बनाने के लिए भी फिशेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें डिफरेंट टाइप की, कौन से वाटर में किस टाइप की फिशेस होती हैं, मैरीन फिशेस कौन सी होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी होती हैं, ये माइग्रेट कब करती है, रिप्रोड्यूस कब करती है, इनका फेवर रिप्रोडक्शन टेम्परेचर कौन सा है। जब ये सारी नॉलेज होगी तो आप एक सक्सेसफुल फिश फॉर्म बना सकोगे, ठीक है। और जब आप ये फिश फॉर्म बनाते हो तो फिर आप फिशेस को एक्सपोर्ट करते हो, तो वो आपको भी फाइनेंशियली क्या करता है, सपोर्ट करता है, और एक बहुत अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, जिसमें हम डिफरेंट तरह की क्रॉप्स और एनिमल्स को क्या करवाते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। डिफरेंट तरह के फॉर्म्स में, जैसे पोल्ट्री फॉर्म होता है जिसमें हम चिकन ग्रो करवाते हैं, और डिफरेंट तरह के एनिमल्स को ग्रो करवाने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम उनकी ग्रोथ करवाते हैं। इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ करवाई जाती है, उन प्लांट्स को प्रॉपर जो है वो सॉइल प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपने बायो स्टडी की है, आपको पता है कि किस प्लांट के लिए कौन सी सॉइल जो है वो सुटेबल है, कौन सा टेम्परेचर सुटेबल है, ठीक है। तो वो जब आपके पास नॉलेज होती है, तो आप जब डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करवाते हो, तो वो फिर आपको इकोनॉमिकली भी क्या है, आपको फायदा देती है। नेक्स्ट है आपके पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं डोमेस्टिक, ऐसे एनिमल्स जिनको आप घरों में पाल सकते हैं, ठीक है। आप जिनका बैकग्राउंड है ऐसा कि जो गांव में रहते हैं, उन्हें पता होगा इसका कि आप घरों के बाहर क्या करते हैं, अपने इवन घरों में भी लोगों ने डिफरेंट तरह के एनिमल्स रखे हुए होते हैं, वो उनके टेक केयर करते हैं, ठीक है, उनको पालते हैं। उनके बाद जब उनके पास बहुत ज्यादा उससे फायदा, दो तरह का फायदा होता है। एक तो उसको वो सेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सेकेंडली उससे जो उनको चीजें मिलती हैं, लाइक अगर आपने कोई एनिमल रखा हुआ है, जैसे लोग गाय भैंसे रखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनको दूध भी मिलता है उससे, ठीक है, मीट भी मिलता है उसका, ठीक है। उसका आप घरों में रखने के लिए। दूसरा, आप जब ये जो शीप वगैरह या दूसरे एनिमल्स है, उनके आपको पता है उनकी जो स्किन होती है वो वूल बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है, तो आप उनको सेल कर सकते हो। तो ये आपको इकोनॉमिकली ये चीजें बहुत जो है वो फायदा देती है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री और जो नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर, वो एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप डिफरेंट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को घर में रखते हो, उनकी टेक केयर करते हो, उनकी ब्रीडिंग करवाते हो, ठीक है। और जो हॉर्टिकल्चर है वो आर्ट ऑफ गार्डनिंग है, उसमें आप घर में डिफरेंट तरह के प्लांट्स लगाते हो, डिफरेंट तरह के पौधे लगाते हो, ठीक है, उनकी ग्रोथ करवाते हो। जैसे घरों में आप छोटा सा एक गार्डन बना लो, उसमें डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स लगा लो, फ्रूट्स लगा लो, तो आपको क्या होगा, एक तो आपको घरों में फ्रेश जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलेंगे। वो फ्रूट्स जो है या वो वेजिटेबल्स जो है वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी होंगे बजाय इसके जो आप मार्केट से लेते हैं। आपको पता है मार्केट में तो वो इतना हेल्दी फ्रूट या वेजिटेबल आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो कहाँ से ट्रेवल करके आया होता है और कितने दिनों का पड़ा होता है आपको नहीं पता। लेकिन जो घर में आपने ग्रो करवाया वो तो आप उसी टाइम लेके आ रहे हो, तो वो बिल्कुल फ्रेश है, हेल्दी है, ठीक है। दूसरा, आप जब अपने घर की जरूरत पूरी हो जाएगी, आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, तो आपके पास जब एक्स्ट्रा वेजिटेबल या फ्रूट होंगे तो आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो ये सारी जो है ये आपके पास किसमें आ जाती है, हॉर्टिकल्चर में आ जाती है। और लास्ट में हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है, और आजकल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसमें सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट हो रही है किसी फील्ड के अंदर, तो वो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में होता बेसिकली क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। ह्यूमंस जो है वो, मैन का या इंसान जो है वो हमेशा यही सोचता है, वो जो भी काम करता है उसमें वो अपना फायदा देखता है। तो इसमें भी बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर अपने फायदे के लिए यूज कर रहे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एक छोटी सी आगे सब फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिकली किया क्या जाता है कि डीएनए को चेंज किया जाता है, ठीक है। डीएनए के अगर उदाहरण खास्ता आपका डीएनए डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव जीन जो है वो निकाल के उसकी जगह न्यू जीन लगा दी जाती है, ठीक है, वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई। अगर हम बेसिक बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे है हमारे पास डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट जिनको होते हैं, उनको क्या होता है, उनका ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ब्लड में जब शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो उससे उनको डिफरेंट डिजीजेस होंगे, वो इटसेल्फ एक बहुत डेंजरस डिजीज है डायबिटीज। अब क्या हुआ कि डायबिटीज होती क्यों है या ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज क्यों होता है, कि बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एक
हार्मोन होता है, एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो आपके ब्लड से जो है वो एक्स्ट्रा शुगर को रिमूव करके आपके डिफरेंट लिवर में या आपके मसल्स में उस शुगर को क्या करवाती है, स्टोर करवाती है। अब जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन किसी भी रीजन की वजह से, या जीन डिफेक्टिव है या किसी और वजह से इंसुलिन जो है वो बनना बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि जीन जो है वो एक्सप्रेशन ही शो नहीं कर रही। मैंने आपको बताया था ना कि सेल के अंदर हर प्रोटीन, हर हार्मोन को बनाने के लिए एक जीन प्रेजेंट है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर ऐसी जीन जो इंसुलिन बनाती थी वो डिफेक्टिव हो गया, तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनेगी, ठीक है। अब वो इंसुलिन नहीं बनेगी तो उस आप तो फूड खा रहे हो और वो फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ग्लूकोज आपके ब्लड में जा रहा है। जब ब्लड में से एक्स्ट्रा शुगर रिमूव ही नहीं होगी तो ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, उसकी बॉडी में इंसुलिन भेजने, तो हम किसी ह्यूमन से तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते ना कि बार बार किसी ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा, आप कैसे पूरा करोगे किसी एक ह्यूमन से इंसुलिन लेके, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमने ह्यूमन से जीन ले ली इंसुलिन की, ठीक है, एक सेल से इंसुलिन की जीन रिमूव करवाई और उसको बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर एंटर करवा दिया। अब बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई होगा तो साथ साथ आपकी जीन भी क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी, ठीक है। जब वो मल्टीप्लाई होगी तो जब वो एक्सप्रेशन शो करेगी तो उसके प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इंसुलिन बनेगा। आप फिर वो इंसुलिन को सारे एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में सेल करोगे और डायबिटिक पेशेंट्स को दे दोगे, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल वे में इंसुलिन लेके अपने ब्लड में से एक्स्ट्रा शुगर को क्या करवा लेंगे, रिमूव करवा लेंगे। तो हमने बैक्टीरिया क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया को यूज किया हमने अपने फायदे के लिए, हमने अपनी जीन जो है उसके डीएनए में एंटर करवाई और जब जब वो मल्टीप्लाई हुआ, जब जब उसने अपना डीएनए मल्टीप्लाई किया तब तब आपकी जीन मल्टीप्लाई होती गई और साथ साथ आपका क्या होगा, जीन भी जो है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास फॉरेस्ट्री कहते हैं कि आप आर्टिफिशियल भी फॉरेस्ट लगाओ, ठीक है, या जो फॉरेस्ट है उनकी टेक केयर करो, ठीक है। अब इसके बारे में इस फॉरेस्ट की टेक केयर करने के लिए या फॉरेस्ट न्यू लगाने के लिए आपको पता है कि जब पीछे हमारी पिछली गवर्नमेंट थी वहां पे उन्होंने क्या किया था, केपीके में एक न्यू जो है वो फॉरेस्ट बनाया, ठीक है। और फॉरेस्ट आपको पता है, ये प्लांट्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने जरूरी है। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है या अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो सारा किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम अपनी यूज के लिए जो है वो वुड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और घर बनाने के लिए हम पूरे के पूरे जो है वो जंगलात खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट जो है वो इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम अब क्या करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाते हैं, फॉरेस्ट लगाने की पूरा का पूरा फॉरेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। और ये सारी इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री कहते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के प्लांट्स को लगाएंगे, उनको मैनेज करेंगे, ठीक है, उनके टेक केयर करेंगे, तो ये आपके फॉरेस्ट्री फील्ड्स आ जाएंगे। और ये सारे वो बेसिक कैरियर्स हैं जिनके लिए आपके पास बायो का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हो, आप आगे जाके ये बिजनेस जो है वो करना चाहते हो या इन फील्ड्स को जो है वो चूज करना चाहते हो, तो इन फील्ड्स के लिए आपके पास बायोलॉजी बैकग्राउंड होना जरूरी है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव कहते हैं मिलजुल कर काम करना, ठीक है, कि साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें डिफरेंट फील्ड्स के लोग आपस में मिल के डिस्कस करके एक चीज को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। कोई नया प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट, इवन यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मिलके एक जगह एक पॉइंट पे बैठेंगे, वो एक चीज को डिस्कस करेंगे, उनके इश्यूज पे बात करेंगे, ठीक है, रिगार्डलेस के उनकी लैंग्वेज क्या थी या उनका जो है वो उनकी फील्ड क्या थी, ठीक है। आपको पता है ना कि हर फील्ड एक दूसरे से कनेक्ट हुई है। जैसे कोविड आया था तो बहुत सारे साइंटिस्ट, अब जितने भी साइंटिस्ट ने स्टडी किया वो सारे सेम फील्ड से नहीं उनका लिंक होगा, वो डिफरेंट फील्ड से होंगे, लेकिन इशू एक था। तो सबने क्या की, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, ग्रुप्स में आपको मिलता है तो आप थोड़े थोड़े काम क्या कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, तो आप टीम अप कर लेते हो, आप टीम वर्क करते हो, ठीक है। तो बेसिकली साइंस भी जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रीजन्स के साइंटिस्ट जो है वो मिलके एक पॉइंट पे एक इशू को डिस्कस करने के लिए इकट्ठे बैठ के काम करते हैं, तो इसलिए हम इसको कोलैबोरेटिव कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे था। नेक्स्ट जो है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।